वीडियो इस पर डाला जाएगा यूट्यूब पर। अतः आप सभी से अनुरोध है कि थोड़े बैठने के हिसाब से थोड़ा ध्यान रखें और अपना वीडियो ऑन अगर है तो ध्यान रखिए। एक सेकंड में रिकॉर्डिंग में। विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान प्रयागराज की उत्तर प्रदेश राज्य इकाई के तत्वावधान में आयोजित ये कार्यक्रम जो प्रति माह ये मासिक गोष्ठी है हमारी, जिसमें उत्तर प्रदेश की संस्कृति या फिर उसके शहरों आदि के बारे में चर्चा की जाती है, उद्बोधन होता है। आज का विषय है उद्योग नगरी कानपुर। इस गोष्ठी में मैं डॉक्टर रश्मि चौबे, संचालिका एवं राष्ट्रीय बाल संसद प्रभारी, आप सभी का सादर वंदन और अभिनंदन करती हूँ। सर्वप्रथम, जैसा कि आपको सभी को विदित है कि माँ वीणा पाणी की कृपा के बगैर कोई कार्यक्रम नहीं हो सकता, ना ही हम वक्तव्य सभी दे को सकते। प्रणाम। मैं पुष्पा श्रीवास्तव। प्रणाम, स्वागत है मैम। आज कहीं कार्यक्रम में हूँ, व्यस्तता है थोड़ी सी, जी जी, लेकिन मैं जुड़ गई हूँ और रहूंगी कार्यक्रम में जी पूरी तरह से। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद मैम। आपका इंतजार कर रही थी, आप समय से पधार चुकी हैं। तो इस कार्यक्रम में मैं सर्वप्रथम सरस्वती वंदना हेतु सादर आमंत्रित करती हूँ नेहश्री वशिष्ठ को, जो कि अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से हैं और जानी मानी भजन गायिका हैं और हमारे साथ हैं। ये हमें गौरवान्वित महसूस होता है कि ऐसी प्रतिभाशाली व्यक्तित्व की धनी बालिका हमारे साथ है। स्वागत करती हूँ आदरणीय नेहश्री वशिष्ठ। स्वागत है आपका। धन्यवाद मैम, मंच पर आमंत्रित करने के लिए, और सभी को मेरा दंडवत नमस्कार। और सर्वप्रथम मैं क्षमा चाहूंगी कि मैं आज शाम से बहुत ट्राई कर रही हूँ कि मेरा हारमोनियम ठीक हो जाए, पर उसमें एक एक्स्ट्रा सुर लग रहा है, जिस वजह से आवाज सही नहीं आ रही। तो मैं बिना हारमोनियम के गाना चाहूंगी। कोई बात ये नहीं, मैं विनती कोई बात करती नहीं बिल्कुल नेश्री, आप स्वागत है अच्छा आपका। गाती हो। हूँ। स्वागत गाइए। जी। हम्म। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर की देवी, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। तू स्वर की देवी, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण में हमें प्यार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, बहुत सुंदर। अज्ञानता से हमें तार दे माँ। मुनियों ने समझी, गुनियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। मुनियों ने समझी, गुनियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको अधिकार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे,
हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे, मन से हमारे मिटा के अंधेरे, हमको उजालों का संसार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे बहुत माँ। सुंदर, बहुत धन्यवाद। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। बहुत आभारी हैं हम आपके कि आपने जो की बहुत सुंदर बहुत सरस्वती वंदना की। और मेरा ये मानना है कि अगर सरस्वती वंदना अच्छी हो जाए, कार्यक्रम की शुरुआत अच्छी हो, तो कार्यक्रम अवश्य ही सफल रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद नेश्री जी। और हम रश्मि जी, नेश्री कह रही थी कि मैं संगीत से वैसे गाने वाली थी मगर वो नहीं हुआ, लेकिन जिस तरीके से प्रस्तुति इस बालिका ने दी है उसमें नेह भी समाया हुआ है, श्री भी समाई हुई है, संगीत भी समाया हुआ है, भाव भी समाये हुए हैं। और ऐसी बालिका के लिए एक बार सभी की तरफ से ताली होना चाहिए, वहाँ की वंदना के। और बहुत बहुत प्रेम भी शुभकामनाएं। समाया हुआ है सर। बहुत बढ़िया। और हमारे साथ जुड़ चुकी हैं हेमलता राजपूत जी, अवंतिका शर्मा अवंतिका शर्मा जी भी जुड़ चुकी हैं हमारे साथ। और उन दोनों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं इस कार्यक्रम में कि आप हमारे साथ श्रोता के रूप में उपस्थित हैं, क्योंकि श्रोताओं का अपना महत्व रहता है। श्रोता अगर ना हो तो वक्ता का महत्व उतना नहीं रह जाता। इसलिए श्रोताओं को भी नमन करती हूँ उतने ही मैं जितना कि वक्तव्य देने वालों को। बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़ी हैं हमारे साथ। हम ससम्मान स्वागत करते हैं आदरणीय फरतुन्निसा खान जी को, जो कि सिरोंज मध्य प्रदेश से हैं। और इनकी गतिविधियां मैं बाल संसद में देखती रहती हूँ कि बच्चों के प्रति सिर्फ ये शिक्षिका ही नहीं है, तन मन धन से उनको आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करती हैं ऐसी शिक्षिकाएं हैं, क्योंकि इनके स्कूल के भी विद्यालय के ये फोटो डालती हैं हमारे बाल संसद वाले समूह में। तो इनकी जो गतिविधियां हैं उनको सबको सबसे अवगत करवाती हुई रहती हैं, और बाल संसद में भी इनका पूरा सहयोग रहता है। मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ इस आभासीय पटल पर स्वागत भाषण हेतु आदरणीय फरतुन्निसा जी, उप प्रभारी बाल संसद। स्वागत। आभार आदरणीय मैम, मुझे आपने आमंत्रित किया और मेरे जो शिक्षण प्रक्रिया है उसके बारे में बताया। बहुत बहुत आभार मैम। सभी को मेरा नमन। मैं श्रीमती फरहतुन्निसा खान आप सभी आदरणीय महानुभावों का स्वागत करती हूँ। विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान प्रयागराज उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में आयोजित मासिक आभासी संगोष्ठी में आप सभी का स्वागत अभिनंदन। इस गोष्ठी में अध्यक्षता कर रहे आदरणीय श्रीमान विनय कुमार सर जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। वक्ता महोदय जो कि उद्योग नगरी कानपुर पर अपना वक्तव्य देंगे, आदरणीय श्रीमान NP मिश्रा सर जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। संगोष्ठी का संचालन कर रही आदरणीय श्रीमती रश्मि चौबे मैम जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैम के बिना मंच तो बहुत सूना सूना अधूरा लगता है, और मैम बहुत अच्छा संचालन करती हैं, ऊर्जा भर देती हैं सभी पूरे मंच में। तो मैम का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आदरणीय सचिव महोदय जो कि पूरे तन मन धन से विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान की के लिए समर्पित हैं और सेवा कर रहे हैं, आदरणीय गोकुलेश्वर द्विवेदी जी सर जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आदरणीय हरिराम वाजपेयी सर जी बहुत ही ऊर्जावान का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। विश्व हिंदी सेवा संस्थान के उपाध्यक्ष आदरणीय श्रीमान ओम प्रकाश त्रिपाठी जी सर का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। सर हर मंच पर अपना समय निकालते हैं, तो बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। आदरणीय श्रीमती पुष्पा मैम का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। और
स्वर कोकिला, बहुत ही मधुर कंठ, प्यारी नेहश्री का इस मंच पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। नेहश्री कह रही थी हारमोनियम नहीं मिल पा रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन उनके सुर में ही हारमोनियम और तबला सब कुछ पूरे जो यंत्र होते हैं सब बसे हुए हैं। आप बिना उसके भी गाएंगी तो हारमोनियम की कमी महसूस नहीं होगी। तो बिटिया आपका इस मंच पर स्वागत, अभिनंदन। आदरणीय रश्मि लहर मैम जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और इस आभासी संगोष्ठी में अन्य अनेक महानुभाव जुड़े हुए हैं। श्रीमती हेमलता मैम जुड़ी हुई हैं, मैम का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और मैंने अपने ग्रुप जितने भी हैं सब में इस गोष्ठी का डाल दिया था, तो शायद अन्य अनेक महानुभाव जुड़े हुए हैं, सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अवंतिका मैम जुड़ी हुई हैं, उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और जितने भी महानुभाव इस मंच पर जुड़े हुए हैं सभी का हार्दिक अभिनंदन, नमस्कार। आज की अध्यक्षता इस कार्यक्रम के करते हुए आदरणीय विनय सर का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ कि वो इस कार्यक्रम में पधारे। और अभी गुड़गांव से हैं सर, और वैसे अभी नोएडा में हैं। उन्होंने पूरा बता दिया कि ममता नाम से क्यों जुड़ा हुआ मैं सर। और ये लम्हे जिंदगी के पटल से मेरे साथ हम इनकी आशीर्वाद के तले रहते हैं, और सर का बहुत आशीर्वाद है हम पर। सर गजल बहुत अच्छी लिखते हैं, और उसके पश्चात जब मैं सर को बुलाऊंगी तब पूरा बताऊंगी मैं सर का परिचय। लेकिन सर आज हमारे साथ अध्यक्ष के रूप में आप विराजमान हैं, हार्दिक प्रसन्नता है कि आप हमारे साथ हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन है इस आभासीय पटल पर। बहुत बहुत आभार आपका। आदरणीय इंजीनियर प्राणीनाथ सर, जो कि अभी मुझे दिल्ली के कार्यक्रम में लम्हे जिंदगी में मिले थे। अत्यंत प्रसन्नता हुई सर जब साक्षात हम किसी को देखते हैं, और ऑनलाइन कार्यक्रमों में 5 वर्ष से सब लोगों को देखते आ रहे हैं, लेकिन जब किसी को आमने सामने देखते हैं तो एक अलग ही अनुभव होता है, जिनका आशीर्वाद हमारे साथ रहता है और वो सामने दिख जाए तो असीम प्रसन्नता हुई। सर आप का हार्दिक अभिनंदन है इस आभासीय पटल पर कि आज हम आपको सुनेंगे। तो आपका हार्दिक स्वागत है सर। चलिए चलते हैं अब कार्यक्रम की ओर। आज हमारे साथ वक्ता के रूप में विराजमान है आदरणीय प्राणीनाथ मिश्र सर, जो कि उत्तर प्रदेश प्रयागराज इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ, और बाल्यकाल एवं शिक्षा अभी पश्चिम बंगाल वहीं हुई, प्रयागराज इलाहाबाद में। और चूंकि ये कार्यक्रम उत्तर प्रदेश प्रयागराज इलाहाबाद है संस्था में भी, तो दोनों ही सर कहीं ना कहीं वहां से जुड़े हुए हैं, तो इस बात का एक अलग ही आनंद है आज के कार्यक्रम में। अभी पश्चिम बंगाल कोलकाता में रह रहे हैं, और आज के वक्तव्य में कानपुर का है हमारा विषय। क्षमा चाहती हूँ, बार बार मुझे किसी को जोड़ना भी पड़ रहा है और किसी के फोन आ रहे हैं, उसलिए थोड़ा शिक्षा बी मैकेनिकल से इलाहाबाद से MBA, और कार्यक्षेत्र 35 वर्षों का विमानों के रखरखाव के बाद एयर इंडिया पूर्वी क्षेत्र से मुख्य प्रबंधक तथा अलायंस एयर चीफ ऑफ मेंटेनेंस पूर्वी क्षेत्र के पद से सेवानिवृत्त हैं आदरणीय। लेखन काव्य की 5 पुस्तकें अपने आसपास, तुमसे, मृत्यु दर्शन, महाप्रलाप एवं कृष्ण महाभारत के बाद प्रकाशित हो चुकी हैं। अन्य पुस्तकें दुर्गा तेरे रूप, हे मृत्यु मुझे क्या मारोगे तथा चौथा प्रहर प्रकाशन के लिए अग्रसर है। वैमानिकी से संबंधित कई लेख, अंडमान पर कविता और एक कहानी हिंदी साहित्य अकादमी द्वारा एक पुस्तक में प्रवेश पा चुकी है। बच्चों की अनेक कविताएं, क्षमा चाहती हूँ किसी को जोड़ना पड़ रहा था किसी को, इसलिए थोड़ा व्यवधान आ रहा है। बच्चों की अनेक कविताएं, जिसमें एक कविता कक्षा 2 के पाठ्य पुस्तक के लिए चुनी गई है। वन संरक्षण अंडमान के से स्लोगन के लिए प्रमाण पत्र और पुरस्कार। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न से प्रसारित FM चैनल पर कई कविताओं का पाठ। 3 अंग्रेजी पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद। नए देवता, शांता तथा अनुपस्थित पिता, अभी हाल ही में लिखी एक पुस्तक।
कैसे लिखें कविता, साहित्य मंच, लम्हे जिंदगी को समर्पित। ऐसे महानुभाव हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। मैं सादर आमंत्रित करती हूँ सर, आपके उद्बोधन हेतु सुनने के लिए हम सभी लालायित हैं। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद, धन्यवाद रश्मि जी, और धन्यवाद विनय जी, और बाकी सभी मंच पर विराजमान सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं प्रयागराज से हूँ, पुराना इलाहाबाद, और इलाहाबादी बार बार नाम याद आता है क्योंकि वो दिल में बसा हुआ है, और मेरी डिग्रियों में भी वही लिखा हुआ है, और मेरे सर्टिफिकेट्स में भी वही लिखा हुआ है। तो अब इलाहाबाद से जुड़े जितने भी आसपास के शहर हैं, तो जैसे दिल के आसपास जो भी चीज़ें होती हैं वो सब दिल के नज़दीक ही होती हैं, वैसे वो सब लखनऊ हो, कानपुर हो, या फिर आपका क्या कहते हैं बनारस हो, ये सब बिल्कुल इलाहाबाद से जुड़ी हुई हैं हर तरीके से, सांस्कृतिक रूप से भी, और क्या कहते हैं कि एक इमोशनल जिसे कहते हैं भावनात्मक रूप से भी जुड़ी हुई है। तो आज जब इसके कानपुर के बारे में बात आई तो कानपुर में मेरा थोड़ा बहुत बचपन बीता है। कानपुर में मेरे काफ़ी रिश्तेदार रहे हैं, कानपुर में कई बार घूमा हो, तो वो सारे पुरानी चीज़ें मुझे याद आ गई जो मैंने कभी वहाँ पर देखी थी। एक बार मानस पटल पर से बिल्कुल चित्रांकित होता चला गया। तो आज बड़ा अच्छा लगा। इससे पहले कि मैं कुछ आगे कहूँ, मैं सबको प्रणाम करते हुए एक छोटी सी 4-5 लाइन की सबको नाम देते हुए, सबको प्रणाम करते हुए छोटी सी रचना अपनी रखना चाहता हूँ। स्वागत है सर, स्वागत है आपका। स्वागत है सर। जी बिल्कुल। इसमें गोकुलेश्वर सर, गोकुल के ईश्वर नमस्कार, गोकुल के ईश्वर नमस्कार, उच्चारित करूं मैं हरे राम, उच्चारित करूं मैं हरे राम, है ओम प्रकाश की प्रतिछाया, करता हूं सभी को मैं प्रणाम, करता हूं सभी को मैं प्रणाम। तो दिशा से फैली रश्मि रश्मि, तो दिशा से फैली रश्मि रश्मि, हो रहा कानपुर आलोकित, तो दिशा से फैली रश्मि रश्मि, हो रहा कानपुर आलोकित, भर गया खुशी से संस्थान, फरहत ने किया आकर स्वागत, फरहत ने किया आकर स्वागत, वीणा झंकृत स्वर नेहाश्री, वीणा झंकृत स्वर नेहाश्री, दे रही है पुष्पा पुष्पांजलि, दे रही है पुष्पा पुष्पांजलि, हिंदी साहित्य विश्व सेवा, बह रही विनय से मलयानिल, बह रही विनय से मलयानिल, सबको प्रणाम मैं करता हूँ कानपुर को भी नमन, करता हूँ कानपुर को भी नमन, है शहर कानपुर प्राण भरा, स्पंदन करता है कण कण, स्पंदन करता है कण कण। इस तरह मैं आप सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। और रश्मि जी कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं सर, इतनी अच्छी कविता, और मुझे लगता है हरिराम वाजपेयी सर का तो आपने बिल्कुल तत्काल नाम जोड़ा है, क्योंकि बैनर में तो था नहीं, आप उपस्थित हुए और आपने जोड़ दिया, ये बड़ी बात है। अभी तीन नाम मैंने बाद में जोड़े। और सर आपने कहा कि दो तरफ से रश्मि जी है, तो रश्मि लहर और मेरा दोनों का आ गया। बहुत अच्छी कविता, मतलब उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को सादर प्रणाम। स्वागत है मैम आपका। हम तो तत्काल सेवा, तत्काल सेवा। हाँ शब्द हैं, हम क्या कहें, बिल्कुल कुछ मतलब एकदम तत्काल आपने से बना दी एकदम समीक्षा, और कहने के आप कविता करते हो, इसके तो हम फैन है एक तरह से। बहुत बहुत प्रणाम सर आपको। धन्यवाद धन्यवाद सर। ग्रुप पे भेजिएगा ये, हम लिख कर रखेंगे। जी जरूर जरूर, हम रश्मि जी को भेज देंगे जी। कुछ आगे बोला जाए रश्मि जी? बिल्कुल स्वागत है सर आपका, हार्दिक अभिनंदन है। कानपुर पर आपका उद्बोधन के लिए ही मैं सादर आमंत्रित कर रही हूँ, क्योंकि स्वागत भाषण में ही जुड़ के आ गया आपका परिचय नहीं तो इसलिए आपको लग रहा होगा। मैंने उद्बोधन के लिए आपको सादर आमंत्रित किया हुआ है। यहाँ पर एक ही वक्ता रहता है इस कार्यक्रम में हमारे, तो आज आपको अपनी भूमिका अच्छे से निभाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। स्वागत है जी। कानपुर तो एक ऐसी जगह है जिसमें हमारे यहाँ पर आज जो सारे हमारे साथी बैठे हुए हैं सबके सब जानते हैं, और कानपुर की कहानी एक कहानी है। कानपुर एक ऐसा उपन्यास है जिसको जो दुखांत होते हुए भी सुखांत की तरफ परिवर्तित हो रहा है। इसका इतिहास बड़ा पुराना है,
आप इतिहास के बारे में अगर कहें तो कोई इसको कर्णपुर कहता था, कर्ण के नाम से जोड़ता है, कोई कान्हा के नाम से जोड़ता है, कोई तो, लेकिन अब वो सब पौराणिक बातों को छोड़कर अगर हम देखें, कुछ लोग ये कहते हैं कि बिठूर नामक एक जगह है, जो कि कानपुर मेरे गांव से बहुत नजदीक है, मेरे ननिहाल से भी, मेरे दादी के यहाँ से भी। तो मैं कानपुर के आसपास रहा हूँ, तो कुछ जगहों पर मैं गया भी हूँ जो यहाँ पर बहुत ही खास इसके कानपुर के आसपास की जगहें हैं। उसमें अब कानपुर में एक जगह है बिठूर, जिसको ब्रह्मावर्त घाट भी के नाम से भी जाना जाता है। वहाँ एक लोग कहते हैं कि वहाँ पर ब्रह्मा जी ने तपस्या की थी। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर ध्रुव ने भगवान विष्णु की तपस्या की थी। कुछ लोगों का है कि ये वाल्मीकि की तपोभूमि रही है और यहाँ पर लवकुश का जन्म हुआ है। सीता भी यहाँ पर दोबारा वनवास में आई थी, तो इसी जगह पे आई थी। तो इस तरह से कानपुर त्रेता युग से जुड़ा हुआ है। तो कानपुर का इतिहास नहीं है ये, कानपुर एक पौराणिक क्या कहिए आप जगह है, नगरी है, और जो हमेशा से आबाद रही है। अब उतना दूर न जाकर के हम अगर अपने इस कुछ 1000-2000 सालों के पहले के देखें, तो ये माना जाता है कि 13वीं शताब्दी से कहीं कहीं हमने पढ़ा है कि शायद 13वीं शताब्दी में कानपुरिया जगह वगैरह थी। तो वहाँ कोई कबीले, पहले तो राज्य वगैरह नहीं होते थे, कबीले होते, तो कबीले के राजा ने वो कुछ गांवों को जोड़ करके इसका नाम कान्हापुर रखा था। अब वो कान्हापुर रखा था, वो धीरे धीरे कानपुर हो गया, कान्हा से कानपुर हो गया, ये अपभ्रंश होता चला गया। उस पर भी नहीं, फिर 500 साल तक इसका कोई इतिहास कहीं मिलता नहीं है। उसके बाद जो इतिहास आता है वो अंग्रेजों से पहले का आता है, करीब आपका 17वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी के बाद आसपास आता है, जब यहाँ के एक राजा थे जो हिंदू सिंह शायद नाम था उनका, और उनके नाम उन्होंने इसको आबाद किया। और वो जब गए तो उसके बाद ये मुगलों के साथ में आ गया, और ये 1801-1802-1803 के आसपास जो हमने पढ़ा है या सुना है, उस समय ये यहाँ पर एक जिला बनाया गया, कानपुर जिला अंग्रेजों का। जैसे आप लोग मालूम है, मैं बचपन में भी सुना करता था, मेरे पिताजी कहते थे अरे वो कानपुर को अंग्रेज लोग कौनपुर कहते हैं, CAWN, और वो पुर भी नहीं कहते थे, PORE कहते थे। तो हमको आश्चर्य होता था कि इतना सरल नाम है कानपुर का, उसको ये लोग टेढ़ा मेढ़ा जबरदस्ती बनाए हैं। कानपुर की खासियत रही है कि यहाँ से गंगा जो बहती है, एक तो गंगा बहती है, दूसरा इसके आप देखिए एक तरफ बुंदेलखंड इलाका है जहाँ पर पठार है, वहाँ की जमीन देखिए, यहाँ की उपजाऊ जमीन है, इसके आसपास की जमीन उपजाऊ है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो उत्पादन किसी भी चीज का होगा वो सबसे बढ़िया होगा। और गंगा यहाँ से होते हुए सीधे बंगाल तक आती है। तो बंगाल में उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उनको जब पता चला कि अरे भाई ये बहुत बढ़िया जगह है, तो क्यों नहीं यहाँ पर कुछ सैनिक वैनिक रख करके देश को अंदर से आकर के लूटा जाए, ये कार्यक्रम उन्होंने बनाया। तो ये कहानी वहां से शुरू होती है, कानपुर की जो असली कहानी है। तो जो पहली बार इनको लाया गया तो अंग्रेजों का शासन शुरू हुआ, तो उनके साथ ही ये यहाँ पर एक असगर अली ना ऐसे कुछ नाम के थे, हमको शायद NCERT में कभी पढ़े थे, उनके साथ वो तालमेल अंग्रेज वगैरह बनाए और बना करके वहां पर अपना काम शुरू कर दिया। करीब 7,000 के आसपास, 8,000 के आसपास उन्होंने सैनिक रखे कानपुर में। तो कानपुर में एक बैरक बनाया उन्होंने, उसमें करीब 7,000 सैनिक थे, किलेबंदी वगैरह कर दिया। उसके बाद से कहानी शुरू हुई। फिर उसके बाद नाना साहब का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, उसमें नाना साहब, तात्या टोपे, इन सब का जो नाम था, उन सब के साथ जो है अंग्रेजों का उन्होंने विद्रोह किया अंग्रेजों के अगेंस्ट में। मंगल पांडे तो पहले वो सिपाही थे जिन्होंने विद्रोह किया था। तो वहां वो 1857 के बाद से कानपुर की गति और यति और उसका जो मति सब कुछ बदलती चली गई। नाना साहब पेशवा ने क्या किया कि उन्होंने कुछ लोगों को वहां पर जो थे उनको बंद कर लिया, बंधक बना लिया, और करीब 22 दिन तक, जो हमने पढ़ा है 22 दिन तक वो लोग बंदी रहे। अंग्रेज हार मान गए थे, समझौता कर लिया था। उसके बाद कहा नहीं ठीक है इनको छोड़ देंगे, लेकिन वो छोड़ा नहीं, लंबा नरसंहार हुआ। लेकिन बाकी का तो हश्र जो है आप लोग जानते ही हैं। उसके बाद से अंग्रेज यहाँ पर
इसको पूरा छावनी बना दिए, किलेबंदी कर दी और हर तरफ से सैनिक आने लगे। अब कानपुर में सैनिकों की जब भरमार हो गई तो जाहिर सी बात है कि सैनिकों को कुछ तो चाहिए रहने के लिए, कपड़े लत्ते चाहिए, खाने पीने के लिए चाहिए, घुड़सवारी, सैनिक हैं तो घुड़सवारी रहेगी, घोड़े रहेंगे, सब चाहिए, उनके लिए सैडल्स चाहिए, जीन वगैरह चाहिए, उनके लिए जो चमड़े की सब कुछ चीजें हैं वो सब चाहिए। अब ये अपनी जरूरतों को और उन सैनिकों के लिए इन्होंने शुरू किया वहां पर उद्योग, अपने लिए इन्होंने उद्योग शुरू किया। तो सबसे पहले कपड़े का, कपड़े सबसे पहले चाहिए, इतने सैनिक वहां पर, कपड़े का उद्योग शुरू किया। साथ ही साथ घोड़े वगैरह के ऊपर जो चढ़ते हैं, जो सैडल वगैरह बनाते हैं, जो उसके लिए फिर उसके क्या कहते हैं लगाम वगैरह के लिए, फिर सामने लगाने के लिए, वो सब नाम तो मैं भूल रहा हूँ, उन सब के लिए भी चमड़े की चीजें चाहिए। तो चमड़े के उद्योग भी सोचिए उस 1800 से लेकर के 1900 के बीच में, मैंने 1857 के बाद से 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ये सब शुरू हुआ। तो कानपुर का उद्योग आज का नहीं है, कानपुर का उद्योग बहुत पुराना है, बहुत पुराना है। तो उस समय जबकि कहीं पर भारत में कहीं पर भी कोई उद्योग शुरू नहीं हुआ था, कानपुर में उद्योग शुरू हो गया था। और वो भी आप सोचिए कि कपड़ों का उद्योग, चमड़े का उद्योग। अब यहाँ के कपड़े, और उसी टाइम पे ही ये कपड़ों का जो उद्योग शुरू हुआ, उसी टाइम पे ही इंग्लैंड में भी कुछ उद्योग शुरू हो रहे थे। तो वहां पर नई नई मशीनें आई थी, ये सब चीजें आई थी, तो वो चीजें यहाँ भी लाई गई, कुछ यहाँ पर परिवर्तन हुए, कुछ इनको बढ़ाया गया, कुछ प्रोडक्शन बढ़ाया गया। यहाँ से जो प्रोडक्शन, यहाँ का उत्पादन जो बढ़ाया गया, वो धीरे धीरे बाहर जाकर निर्यात करने लगे। तो इस तरीके से यहाँ पर कानपुर को केंद्र बिंदु रखा गया लूटने की जगह का। यहाँ पर फैक्ट्रीज वगैरह, यहाँ पर मजदूर भी मिल जाते थे। तो इस तरीके से ब्रिटिश काल में ये शुरू हुआ। तो पहली जो इनकी कॉटन मिल्स की शुरुआत जो हुई वो कानपुर से हुई। और वहां पर मैनचेस्टर में जैसे जैसे इंग्लैंड में वो शुरुआत हुई इंडस्ट्रीज की, उसका बिल्कुल आप समझिए कि प्रतिबिंबित यहाँ पर उन्होंने किया। तो इसको पहले भारत का मैनचेस्टर भी कहने जाने लगा, कानपुर को भारत का मैनचेस्टर भी कहते थे। तो इस तरीके से इसने यहाँ पर इन्होंने अपना उद्योग शुरू किया। अब उस उद्योग का कभी कभी हम लोग जब बचपन में तो नाम सुनते थे, आपका जैसे मुझे नाम बिल्कुल विनय जी को भी पता होगा, आपके जो साथ में बैठे हुए हरिराम जी को वगैरह सबको पता होगा, स्वदेशी कॉटन मिल, अथर्टन अर्थटन ऐसे कुछ करके कुछ नाम थे और भी उनके मिल। लाल इमली तो हम उसके कपड़े, ऊनी कपड़े वगैरह तो हम लोग पहनते ही थे। मतलब अगर वूलन कपड़ा कुछ है या कपड़ा कोई अच्छा है या कॉटन कहीं से अच्छा है तो समझ लीजिए भैया वो कानपुर का है। बिल्कुल कानपुर बड़ा अच्छा है। ये तो कानपुर की शुरुआत वहां पर हुई। और जब यहाँ पर सैनिक आने लगे, सैनिकों के अलावा फिर उनका बिजनेस शुरू हो गया ब्रिटिश लोगों का। ब्रिटिश लोगों का जब बिजनेस शुरू हो गया तो निर्यात करने लगे। जब निर्यात करने लगेंगे, पैसा आने लगेगा तो कमाना जरूरी है। वो तो पैसा लूटने आए थे। उन्होंने कानपुर में उद्योग बढ़ाना शुरू किया। धीरे 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 चमड़े का उद्योग और ये सूती कपड़ों का उद्योग, ये यहाँ पर भयंकर रूप से शुरू हो गया। और आप देखिए एक चीज और देखेंगे, हमारे गांव में भी एक, हम लोग अपनी तरफ हम लोग पजावा कहते हैं, जिसमें ईंट विट के भट्ठे लगाए जाते हैं। यहाँ कानपुर से आसपास की जमीन जो है उसकी मिट्टी बिल्कुल ईंट बनाने लायक होती है। और कानपुर के जो गंगा नदी है, इतनी उनकी रेत में इतना बढ़िया रेत है उसका कि उसमें ईंट वगैरह के साथ मिलकर के बहुत अच्छा मकान का निर्माण होता है। तो ये सब चीजें आप समझ लीजिए, कानपुर उनके लिए एक कल्पवृक्ष की तरह हो गया। जो भी मांगो भैया वही मिलेगा। तो उन्होंने उसको लेना शुरू कर दिया हर तरफ से। यहाँ पर अभी भी हमारे जो बड़े ताऊ थे, उनका अपना पजावा था, वो हमको ले जाते थे वहां देखने। तो हमको याद आता है, वो सब चीजें याद आती हैं कि भट्ठा था, ये था, पजावा था, ये पजावा खंजर हो गया, ज्यादा जल गया, ये सब कहते थे। तो वो सब चीजें अब कानपुर के आसपास शुरू हो गई। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉटन मिल्स और चमड़े का ही उद्योग रहा हो, बाकी चीजों का मकान बनने लगे, घर बाड़ी बनने लगी। आपके इसके क्या कहते हैं, रेत वगैरह जब अच्छी रही है, ईंट मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है, तो घर बने, पुल बने, सड़क बने, इन सब